बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए थे और हमने 19 एमसीक्यूज़ इसमें करी थी। आज हम एमसीक्यू नंबर 20 पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ न्यूट्रॉन इज़ डैश टाइम हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन। आपको न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की कंपैरेटिव मास को बतानी है। आपने बताना है कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ज़्यादा हैवी होता है, कितने टाइम ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीइंग द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम ना, तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कितना लाइटर होता है या आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी होता है। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन दी गई है दैट इज़ 1837 टाइम्स, और इट इज़ 1842 टाइम्स, और इट इज़ 1847 टाइम्स, और इट इज़ 1843 टाइम्स। ठीक है, तो आपने इनमें से राइट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देखिए तो आपको ये प्लैंक्स कांस्टेंट की जो यूनिट दी गई है दैट इज़ J.S। J.S इज़ फॉर जॉल्स सेकेंड, जॉल्स सेकेंड। ठीक है, जॉल सेकेंड, जॉल आपको पता है एनर्जी की यूनिट है, और सेकेंड आपको पता है कि इस फॉर यूनिट फॉर टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए यूनिट है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप पढ़ोगे आगे जाके फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आपको ये यूनिट वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, फिर MCQ नंबर 21 आपके पास है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल आर। आपके पास जो एन शेल है KLMNOP, इसके पास इस तरह से आपके पास शेल थे ना बोहर, जो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो आपने पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उन सर्कुलर पाथ्स को हम शेल ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल कहते हैं, जिनको हमने नाम दिए थे KLMN और P इस तरह से। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन शेल में आ सकते हैं वो कितने हैं? आइदर दे आर 18, 32, 8 और 50। ठीक है, तो आपने इनमें बताना है कि कितने होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम मीन कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल दैट इज़ 2n²। ठीक है, एंड 2n² फार्मूले से जो आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, उससे कम आ सकते हैं, लेकिन वो आपके पास मैक्सिमम नंबर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस फार्मूले से आप मालूम करोगे तो आपको इसका ऑप्शन, इसमें से सही ऑप्शन मिल जाएगा। दे आर ऑप्शंस आर 18, 32, 8 एंड 50। फिर MCQ नंबर 22 आपके पास है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। ठीक है, डी सब शेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेल की बात करें, यहाँ पे सब शेल की बात करें। आपके पास जो 4 काइंड ऑफ सब शेल्स है ना, S, P, D और F, तो उनमें से आपके पास जो डी सब शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आइदर इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक है, और इट कैन अकोमोडेट अ मैक्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन और 10 और 14। तो आपने ये बताना है। ठीक है, फिर MCQ नंबर 23 आपके पास है कि आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और नन। आपने बताना है कि आइसोटोप में क्या मुख्तलिफ होता है। आइदर उसमें प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, या न्यूट्रॉन्स की, या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपने ये बताना है इनमें। ठीक है, फिर MCQ नंबर 24 आपके पास है कि विच एलिमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जब डिसइंटीग्रेट होता है, ख़त्म होता है, या उस यूरेनियम जैसे आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये ख़ुद ब खुद रेडिएशंस में तब्दील होते हैं, और इनसे कुछ और एलिमेंट बनते हैं जो उनसे छोटे होते हैं, मतलब कि उनसे कम मास वाले होते हैं, उनसे कम साइज़ वाले होते हैं। तो अगर हम यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन करते हैं, यूरेनियम की अगर डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है बाय नेचर मींस, ठीक है, तो आपके पास कौन सा एलिमेंट बनेगा उससे? आइदर कार्बन बनेगा, टिन बनेगा, लेड बनेगा, या एंटीमनी बनेगी। ये आपके पास आपके बुक में है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन से बनता है। जैसे कार्बन डेटिंग वगैरह में था, कार्बन की जब डिसइंटीग्रेशन होती है, तो इस तरह से यहाँ पे यूरेनियम की जब डिसइंटीग्रेशन होती है तो उससे भी आपके पास एक एलिमेंट बनता है। दैट इज़ आपके पास कौन सा है? कार्बन है, टिन है, और लेड है, या एंटीमनी है आपके पास। ठीक है, फिर MCQ नंबर 25 जो आपके पास है दैट इज़ डैश इज़ यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर दैट यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आपके पास जो थे उनमें से ये MCQ है आपके पास है कि क्रिप्टॉन, आपके पास जो कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो कि स्मोक डिटेक्टर में यूज़ होता है। आइदर इट इज़ क्रिप्टॉन 85, और इट इज़ कार्बन 14, और इट इज़ अमेरिशियम
241, एमेरिसियम 241 और इट इज़ कोबाल्ट 60। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा आइसोटोप जो है वो स्मोक डिटेक्टर्स में यूज़ होता है। स्मोक डिटेक्टर जो फायर अलार्म में लगते हैं ना, फायर अलार्म्स आपने देखोगे जो बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उनमें फायर अलार्म्स लगे होते हैं। जब वहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है, मतलब कोई फायर वगैरह लगता है, तो उससे वो आवाज़ें निकालना स्टार्ट हो जाते हैं और उससे मतलब कि वो प्रॉपर्ली उनको टाइम पे वो फायर एक्सटिंग्विशिंग कर लेते हैं, मतलब फायर को वो बुझा देते हैं और ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा होता। तो उनमें कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है? आइदर इट इज़ क्रिप्टॉन 85, C14 और एमेरिसियम 241 और कोबाल्ट 60। MCQ नंबर 26 आपके पास है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ईयर 1800 वर। आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 1800 में, ठीक है, तो वो कितने थे? आइदर दे वर 34, आइदर दे वर 68 और 105 और 118। ठीक है, तो आपने बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इट इज़ द राइट वन। ठीक है, कि 1800 में यानी 1800 में आपके पास कितने एलिमेंट्स दुनिया में मतलब दुनिया वाले या ह्यूमंस जानते थे। ठीक है, मौजूद तो बहुत सारे थे, मतलब ये अभी जितने हैं आपके पास इतने ही होंगे। 92 जो आपके पास है अभी नेचुरल एलिमेंट्स उतनी ही मौजूद थे, लेकिन 1800 में जो ह्यूमन को नाउन एलिमेंट थे वो कितने थे, उनकी तादाद क्या थी, तो वो आपने बताना है। आइदर दे वर 34, 68, 105 और 118। द मॉडर्न पीरियडिक लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय डैश। जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है दैट इज़ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो वो जो आपके पास मॉडर्न पीरियडिक लॉ है उसको किसने प्रेजेंट किया था? आइदर इट वाज प्रेजेंटेड बाय मैक्स प्लैंक और मैक्सवेल और मोज़ले और लॉदरमेयर। आपने इनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में सबसे जो लॉन्गेस्ट पीरियड है, ठीक है, तो वो कौन सा है? ठीक है, तो आइदर दे आर पीरियड नंबर इट इज़ पीरियड नंबर 6 और इट इज़ पीरियड नंबर 7 और इट इज़ पीरियड नंबर 5 और इट इज़ पीरियड नंबर 4। जो सबसे लंबा वाला पीरियड है पीरियडिक टेबल में वो कौन सा है? ठीक है, तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि वो आइदर वो आपके पास है पीरियड नंबर 6 है या 7 है या 5 है या 4 है। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, जब आप इस MCQs को हल करने लगो तो आपने सही ऑप्शन सिर्फ लिखना है, बाकी पूरा MCQ आपने नहीं लिखना। मतलब अगर आपके पास A वाला है तो आप A लिख दो फर्स्ट, अगर सही वाला ऑप्शन जो है वो B है तो आप B लिख दो और उसके साथ ये नाम 28 और फिर सामने लिख दो। पर इसके अगर ये 28 है और इसमें B ऑप्शन आपके पास सही है या A सही है तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे कि कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सही है। ठीक है, वो आपने लिखना है यहाँ पे। अच्छा, फिर MCQ नंबर 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड नंबर 5। पीरियड नंबर 5 का सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा है? आइदर इट इज़ नियॉन और ऑर्गॉन और इट इज़ क्रिप्टॉन और इट इज़ जीनॉन। तो आपने ये बताना है। ठीक है, कि जो पीरियड नंबर 5 है उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है? नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है या जीनॉन है। ठीक है, फिर MCQ नंबर 30 आपके पास है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेटल एक्सेप्ट। आपके पास जो नीचे दिए गए हैं दे आर ऑल मेटल्स, कौन सा इसमें है जो कि नॉन मेटल है? आइदर इट इज़ ऑस्मियम, पोटेशियम, हीलियम और जिंक। ऑस्मियम, पोटाशियम, हीलियम और जिंक, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि मेटल नहीं है? फिर हाइड्रोजन इज़ डैश गैस ऑन अर्थ। हाइड्रोजन आपके पास क्या है? गैस कौन सा गैस है? इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? फर्स्ट वन मोस्ट एबंडेंट है, लाइटेस्ट है, एक्सप्लोसिव है या ऑल ऑफ देम है। ठीक है, इसमें से एक है या सारे हैं, तो आपने ये यहाँ पे बताना है इस MCQ नंबर 31 में। MCQ नंबर 32 आपके पास है कि हाइड्रोजन इज़ डैश गैस ऑन अर्थ। ये 31 था। 32 आपके पास है एटॉमिक रेडियस डैश फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। आपको बताया जा रहा है कि एटॉमिक रेडियस जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो, किसी ख़ास पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, तो आपके पास एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस जो है उस पर क्या असर पड़ता है? आइदर इट इंक्रीजेस और इट डिक्रीजेस और इट रिमेंस कांस्टेंट, मतलब ना इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है, और इनमें से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। तो आपने ये इनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है,
फिर MCQ नंबर 33 आपके पास है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन एटम इज़ कॉल्ड। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ ऐड होता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? आइदर इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, or it is called electron affinity, or it is called ionization energy, or it is called atomic radius. En is for electronegativity, Ea is for electron affinity, Ie is for ionization energy, and Ar is for atomic radius. ठीक है, the second electron affinity value for an element is taken what? आपको जो Ea वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन affinity वैल्यू है सेकंड इलेक्ट्रॉन affinity, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस टाइम जो वैल्यू होती है, जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड या आप रिलीज़ होती है, आपको पता है, ठीक है, कि रिलीज़ होती है या रिक्वायर्ड होती है जब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो आपने पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है, या सम टाइम पॉजिटिव लेनी है, या आपके पास नन, कोई नहीं है आपके पास इसमें से ऑप्शन, ठीक है, कि आपने पॉजिटिव लेनी है वो वैल्यू, मतलब आपने उसको एनर्जी देनी है, नेगेटिव उसने एनर्जी रिलीज़ होनी है, या आपके पास कभी कभी आप एनर्जी देते हो, सम टाइम पॉजिटिव का मतलब ये होता है, एंड नन मीन्स के इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। फिर MCQ नंबर 35 इज़ द शील्डिंग इफेक्ट डैशेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। आपके पास जब आप किसी पीरियड में जाते हो, लेफ़्ट टू राइट पीरियडिक टेबल के किसी पीरियड में आप जाते हो, तो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ता है? आइदर इट इंक्रीजेस, और इट डिक्रीजेस, और इट रिमेंस कॉन्स्टेंट, और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि शील्डिंग इफेक्ट जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो किसी पीरियड में तो वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, या कांस्टेंट रहता है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब कि ना इंक्रीज़ होता है, ना डिक्रीज़ होता है, और ना कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर MCQ नंबर 36 आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द मोस्ट सिमिलर टू नाइट्रोजन? N मीन्स नाइट्रोजन, N इज सिंबल फॉर नाइट्रोजन। तो आपको कह रहे हैं कि इसमें से ये नीचे जो एलिमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा मुशाबिहत रखेगा, ज़्यादा नाइट्रोजन की तरह होगा, तो वो कौन सा है? कार्बन है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, और ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको रीज़न पता होगा कि क्यों कोई एलिमेंट दूसरी एलिमेंट के साथ मुशाबिहत रखता है और ज़्यादा मुशाबिहत कब रखता है, तो आपके पास ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से फिर आप सही ऑप्शन चूज़ कर पाओगे। MCQ नंबर 37 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द इन पीरियडिक टेबल? आपके पास इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो पीरियडिक टेबल का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? ठीक है, फ्लोरीन है, और हाइड्रोजन है, और सीजियम है, और ऑक्सीजन है। आइदर इट इज़ फ्लोरीन, ठीक है, और इट इज़ हाइड्रोजन, और इट इज़ सीजियम, ठीक है, और इट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। ये स्पेल इसका है CAE, ठीक है, और इसका है FLOURINE। तो फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सीजियम है, या ऑक्सीजन है, तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियडिक टेबल का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट इज़ ड्यू टू व्हाट? शील्डिंग इफेक्ट आपके पास किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की वजह से, या इलेक्ट्रॉन की वजह से? जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, ये आपने बताना है, ठीक है। MCQ नंबर 39 आपके पास है, द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस वाज गिवन बाय। जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस है आपके पास वो किसने पेश की थी? G.N. लीविस ने, W. कोज़ल, ठीक है, और आपके पास न्यूलैंड ने, और बोथ 1 and 2। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस है वो किसने पेश की? G.N. लीविस, W. कोज़ल, और न्यूलैंड, और G.N. लीविस और W. कोज़ल दोनों ने, ठीक है, ये आपने बताना है, क्लियर। उसके बाद MCQ नंबर 40 इज़ एंड वाइज ओवरलैप रिजल्ट्स इन डैश बॉन्ड। जो एंड वाइज ओवरलैप होती है उनसे आपके पास कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, दोनों बनते हैं, मतलब सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। फिर MCQ नंबर 41 आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डाइवेलेंट इन नेचर। आपके पास कौन सा जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपके पास डाइवेलेंट है नेचर में? डाइवेलेंट मीन्स जो जिसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, तो उसको डाइवेलेंट कहते हैं। इनमें से कौन सा एलिमेंट आपके पास है जो कि डाइवेलेंट इन नेचर है, जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं? MCQ नंबर 42 आपके पास है कि एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस दैन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, EV इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विल फॉर्म डैश बॉन्ड। आपके पास वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है वो 1.7 से कम हो,
तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बनाएंगे, पोलर बनाएंगे या मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, ये आपने बताना है। ठीक है। MCQ नंबर 43 आपके पास है कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन एंड प्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश बॉन्ड। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है पॉजिटिव मेटल आयन्स और प्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान, उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक कहते हैं, कोवेलेंट कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कहते हैं। ये सबसे आसान MCQ है आपके पास। ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 44 द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज़। आपके पास जो NH3 मॉलिक्यूल है उसका शेप कैसे होता है, आइदर इट इज़ ट्राइगोनल और पिरामिडल और इट इज़ टेट्राहेड्रल और इट इज़ लीनियर। तो ये आपने बताना है कि इनमें से कौन सा शेप जो है वो NH3 एक्सिबिट करता है, शो करता है। ठीक है। 45 नंबर MCQ आपके पास है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl इज़। आपके पास HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है। आइदर इट इज़ -85 डिग्री सेंटीग्रेड और इट इज़ 85 डिग्री सेल्सियस और इट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड और इट इज़ -30 डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। फिर 46 नंबर इपॉक्सी एडेसिव्स इज़ ए पॉलीमर कंटेनिंग अ डैश डिज़ाइन एंड हार्डनर एडेसिव्स आर बोथ 1 and 2। आपने बताना है कि उनमें डिज़ाइन होता है, हार्डनर होता है, एडेसिव्स होते हैं या दोनों ऑप्शंस होते हैं, एक और दो, दोनों ऑप्शन, मतलब कि फ़र्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है इपॉक्सी एडेसिव्स। तो आप जानते होंगे जिनको हम इंजीनियरिंग एडेसिव्स भी कहते हैं, जो आजकल बहुत यूज़ होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर प्रोपेलेंट होते हैं, वाटर मतलब कि वो वाटर से ख़राब नहीं होते, हीट से ख़राब नहीं होते। तो ये गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं, जहाज़ों के जो पार्ट्स होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ चिपकाने में या एक दूसरे के साथ लगाने में ये यूज़ होते हैं, इपॉक्सी एडेसिव्स उनको कहते हैं। तो वो जिन चीज़ों से बने होते हैं उनमें डिज़ाइन, हार्डनर, एडेसिव्स या ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों होते हैं। तो ये आपने बताना है यहाँ पे। ठीक है, कि ये किससे बनते हैं इपॉक्सी एडेसिव्स। ठीक है। फिर 47 नंबर MCQ आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, आइदर HCl कैन फॉर्म और हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF जो आपके पास है, RC2H4 और HBr। इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है आपके पास वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। ठीक है। फिर आयनिक कंपाउंड आर डैश एट रूम टेम्परेचर। आपके पास आयनिक कंपाउंड कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में होते हैं, आपके पास जब रूम टेम्परेचर पे वो रखे जाते हैं। रूम टेम्परेचर आप जानते हो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आपको कह रहे हैं कि जब आपके पास आयनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में होते हैं, आइदर दे आर सॉलिड और लिक्विड और गैसेस और ऑल। फिर MCQ नंबर 49 आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डू नॉट हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन आर्गॉन एटम। आर्गॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन से एलिमेंट का या कौन से ऑप्शन का नहीं है। ठीक है, कौन सा आयन ऐसा है जिसका वो और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आर्गॉन की तरह नहीं है। ठीक है। आइदर इट इज़ कैल्शियम +2 और इट इज़ सल्फर -2 और इट इज़ पोटाशियम +1 और इट इज़ ऑक्सीजन -2। ठीक है। अब आर्गॉन आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, दैट मीन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288 होगा। ठीक है। तो इसकी तरह इसमें से कौन सा आयन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह नहीं है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने बताना है। क्लियर। फिर उसके बाद MCQ नंबर 50 है कि लाइटर गैस डिफ्यूज़ डैश एज आर देन हेवियर गैसेस। जो आपके पास हेवियर गैसेस होते हैं तो वो और लाइटर गैसेस जो है उनमें उनकी डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है, या वो जो लाइटर गैस है वो तेज़ डिफ्यूज़ होते हैं हेवियर से, या स्लो डिफ्यूज़ होते हैं, या सेम स्पीड के साथ डिफ्यूज़ होते हैं, और सभी ऑप्शन आपके पास सही है। तो ये आपने बताना है। ठीक है। नेक्स्ट जो बाकी MCQ है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।